चलिए आज बात करते हैं मानव इतिहास के ऐसे फैसले की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ एक जंग खत्म नहीं की बल्कि एक नए युग की शुरुआत कर दी। सोचिए 6 अगस्त 1945 जापान का हिरोशिमा शहर। एकदम आम सोमवार की सुबह लोग अपने अपने काम पर निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल में हैं, शहर अपनी धुन में मगन है। आसमान बिल्कुल साफ और एक गर्म दिन की शुरुआत हो रही है। और फिर ठीक सुबह 8:15 पर आसमान में एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर दिखाई देता है। नाम था इनोला गे। उसने शहर के ऊपर एक चीज गिराई। इस चीज को जमीन से लगभग 1900 फीट ऊपर फटने में लगे सिर्फ 43 सेकंड्स। और बस ये 43 सेकंड्स ही थे हिरोशिमा के लिए आम जिंदगी के आखिरी पल। जैसे ही प्लेन तेजी से घूमा, को पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो यकीन से परे था। एक बहुत बड़ा बैंगनी रंग का आग का गोला जो धीरे धीरे एक मशरूम के बादल की शक्ल ले रहा था। उस तबाही को देखकर उनके मुंह से बस यही निकला, हे मेरे भगवान, हमने ये क्या कर दिया। तो सवाल यही है कि दुनिया इस मोड़ तक पहुंची कैसे? आखिर क्यों इस्तेमाल किया गया ऐसा हथियार जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। बस एक पल में शहर के बीचों बीच जैसे एक छोटा सूरज उगाया हो। जमीन का तापमान सोचिए 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, इतना गर्म कि लोहा भी पिघल जाए। लोग तो एक झटके में भाप बन गए। उनकी सिर्फ परछाइयां दीवारों और फुटपाथों पर छप गईं, जिन्हें आज न्यूक्लियर शैडोज कहा जाता है। और इसके बाद आई जहरीली काली बारिश, हवा में फैली रेडियो एक्टिव राख और मलबा जो बचे खुचे लोगों पर मौत बनकर बरसा। अब इस तबाही की जड़ें सालों पुराने एक संघर्ष में छिपी थीं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर जापान और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए कि बात यहां तक पहुंच गई। देखिए 1930 और 40 के दशक में जापान तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। नाम तो बड़ा अच्छा दिया था, ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर। लेकिन असल मकसद था पूरे एशिया पर अपना दबदबा बनाना और अपने साम्राज्य के लिए जरूरी संसाधन जैसे कि तेल और रबर उन पर कब्जा करना। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जापान अपनी विशाल सेना के लिए तेल के मामले में अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर था। आप अंदाजा लगाइए 1941 तक जापान का 80% तेल अमेरिका से आता था, और यही निर्भरता दोनों देशों के बीच टेंशन की सबसे बड़ी वजह बनी। तो हुआ ये कि जैसे जैसे जापान आगे बढ़ता गया, अमेरिका ने उस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। और फिर जुलाई 1941 में अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने जापान को तेल देना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब इस एक कदम ने जापान की अर्थव्यवस्था और सेना की कमर तोड़ दी। इसके जवाब में जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया, और यहीं से अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध में सीधी एंट्री हो गई। चलिए अब कहानी में 4 साल आगे चलते हैं। साल 1945 की गर्मियां। यूरोप में जर्मनी सरेंडर कर चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर में जंग और भी भयानक हो चुकी थी। जापान साफ साफ हार रहा था, लेकिन सरेंडर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। जापानी सेना का लड़ने का तरीका एकदम कट्टर था, और इसका सबसे डरावना उदाहरण थे कामिकाजी पायलट। ये ऐसे पायलट थे जो मानते थे सरेंडर करने से बेहतर है मौत। वो जानबूझकर अपने विस्फोटक से भरे प्लेन को अमेरिकी जहाज़ों से टकरा देते थे। इस रणनीति ने मित्र देशों को ये साफ साफ दिखा दिया कि जापानी सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाले हैं। ओकिनावा की लड़ाई ने इस बात को और भी पक्का कर दिया। सोचिए, बस एक छोटे से द्वीप पर कब्जा करने के लिए 12,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। तो अगर पूरे जापान पर जमीनी हमला होता, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल नाम दिया गया था, तो उसके नतीजे कितने भयानक होते। अनुमान था कि 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते थे, और लाखों करोड़ों जापानी नागरिकों की मौत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। तो इन डरावने अनुमानों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन के सामने एक तीसरा रास्ता रखा गया। एक ऐसा ऑप्शन जो इतना सीक्रेट था कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी, और जिसमें जंग को एक झटके में खत्म करने की ताकत थी। और ये था मैनहट्टन प्रोजेक्ट।
शायद इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त साइंटिफिक मिशन। इसमें दुनिया के बड़े बड़े दिमाग एक साथ आए और 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहले एटम बॉम्ब का सफल टेस्ट किया गया। अब इंसान के हाथ में खुद को तबाह करने की ताकत आ चुकी थी। इस नए हथियार के हाथ में आते ही मित्र देशों ने जापान को एक आखिरी चेतावनी दी। 26 जुलाई 1945 को पॉट्सडैम डिक्लेरेशन में साफ साफ कहा गया, बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दो, और चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम होगा तत्काल और पूरी तरह से विनाश। लेकिन जापान ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। और बस यहीं से वो बहस शुरू होती है जो आज तक खत्म नहीं हुई है। क्या जंग को खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराना वाकई जरूरी था? देखिए, जो लोग इस फैसले के पक्ष में हैं, वो कहते हैं कि बम की वजह से जंग जल्दी खत्म हुई और एक जमीनी हमले को टाला जा सका, जिससे लाखों लोगों की जान बची। उनका ये भी कहना है कि जापान सरेंडर करने का कोई इशारा नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उनका मानना है कि जापान तो वैसे भी हारने के कगार पर था। अमेरिकी नेवी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था और लगातार बमबारी हो ही रही थी। वो कहते हैं कि ये बम, खासकर नागासाकी पर गिराया गया दूसरा बम, बिल्कुल गैर जरूरी था। ये तो सीधे सीधे आम नागरिकों को निशाना बनाने जैसा था। और एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि कहीं ये सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाने के लिए कोल्ड वॉर का पहला कदम तो नहीं था? इस बहस का कोई सीधा सा जवाब नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी हुआ उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और परमाणु युग की शुरुआत हो गई। तो देखिए आखिरी के 10 दिनों में क्या क्या हुआ। 6 अगस्त हिरोशिमा पर बम गिरा। 2 दिन बाद 8 अगस्त को सोवियत संघ ने भी जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और अगले ही दिन 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया गया। इन 3 बड़े झटकों ने जापान की कमर तोड़ दी। आखिरकार सम्राट हिरोहितो को बीच में आना पड़ा और 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो होश उड़ा देने वाली थी। एक अनुमान के मुताबिक दोनों बमों से करीब करीब 2 लाख लोग मारे गए और उनमें से 95% से ज्यादा आम नागरिक थे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे। और दशकों बाद भी इस घटना पर दुनिया की राय कितनी बटी हुई है ये देखिए। 1991 में एक सर्वे हुआ जिसमें 63% अमेरिकियों ने माना कि बम गिराना सही था। वहीं सिर्फ 29% जापानी इस बात से सहमत थे। ये साफ दिखाता है कि एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से कैसे देखा जाता है। तो चलिए इस कहानी को एक आखिरी और बहुत अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी पन्ना थे, या फिर ये एक नए ठंडे संघर्ष मतलब कोल्ड वॉर का पहला पन्ना थे? अमेरिकी ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन जो असल में सोवियत संघ के लिए एक संदेश था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं।